नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का CLG के स्टडी में तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि NCERT बुक से जो क्लास 10th सोशल साइंस है उसमें हम जियोग्राफी जो है चैप्टर नंबर 1 जो संसाधन एवं विकास जो है चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास जो है, तो उसके जो मुख्य बिंदुएं हैं हम उनको पढ़ेंगे कि आखिर मुख्य बिंदु क्या हैं। और दोस्तों इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन देंगे और 2022 में आने वाले क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट और सभी दोस्तों हम क्वेश्चन बताएंगे। लॉन्ग आंसर यानी लघु उत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी ये सभी प्रश्न बताएंगे और दोस्तों बहुविकल्पी भी बताएंगे। तो दोस्तों आइए हम पहले जान लेते हैं कि आखिर इसके मुख्य बिंदुएं क्या हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मुख्य बिंदुएं क्या हैं, देखिए प्राकृतिक से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। यानी जो हमें प्रकृति है, प्रकृति जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक, तो प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों संसाधन आप सभी लोग जान गए होंगे कि जो प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। तथा उन्हें जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों ये मुख्य बिंदु एक हो गया और दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों जीवमंडल से प्राप्त, देखिए जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी जो जीवमंडल है क्या है, जीवन जो जिसे कहते हैं, जीव का मतलब होता है जीवन जिसमें जी हो। दोस्तों जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे कि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन को क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक, फिर निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुओं द्वारा जो निर्मित संसाधन होते हैं, क्या होते हैं, निर्मित, उन्हें क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों जीवमंडल यानी जिसमें जान होती है, तो जीवमंडल से प्राप्त संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं तथा निर्जीव वस्तुओं द्वारा या निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। और दोस्तों जान लेते हैं, देखिए वह संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जी हाँ गाइस, क्या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों इससे क्वेश्चन जरूर आएगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे वह संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, क्या दोस्तों, भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। दोस्तों सिंपल है, वह संसाधन जो विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः आवेशित या उपयोगी बनाया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं या कहते हैं। चलो ठीक दोस्तों, और भी हम जान लेते हैं। देखिए वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। गाइस आप सभी लोग बता सकते हैं, वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता तथा इसका निर्माण, विकास एवं एक लंबे यानी इसका जो निर्माण होता है बहुत दिनों तक, बहुत दिन लग जाते हैं इसका निर्माण करने में, ये बता रहा है कि एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों
आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं तथा अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों वह संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः आवेशित तथा उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों और भी हम जान लेते हैं आगे क्या है। देखिए निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो निजी स्वामित्व, क्या? निजी स्वामित्व यानी कोई निजी जो संसाधन है तो उसे क्या कहते हैं? निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक, ओके। तो आप सभी लोगों को व्यक्तिगत संसाधन मालूम हो गया होगा। और दोस्तों जान लेते हैं, तो वह संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं वह सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। यानी निजी का मतलब ये होता है कोई इंसान मात्र उसे अकेले ही यूज करता है। तो निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन क्या कहलाते हैं? वो सभी क्या? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। वह संसाधन जिनका उपयोग समुदाय यानी सभी, जैसे कि गाँव हो गया तो एक क्या होगा? समुदाय। तो गाँव के यानी उपयोग वह संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं क्या कहलाता है? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं या कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलो और भी जान लेते हैं। देखिए किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यानी किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर, यानी जो हमारा राष्ट्र है उसके अंदर जितने भी संसाधन हैं यानी भीतर मौजूद हैं तो सभी क्या? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे मान लीजिए बस हो गया, ट्रेन हो गया, तो ये सभी क्या है? संसाधन हैं। दोस्तों क्या है? संसाधन है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। फिर व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। क्या दोस्तों? जो सामुदायिक जो संसाधन होते हैं, जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, तो इन्हें राष्ट्र सरकार द्वारा क्या? राष्ट्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। जी हाँ गाइस, अधिग्रहित किया जा सकता है। और जान लेते हैं, देखिए वह संसाधन जो किसी क्षेत्र में, दोस्तों वह संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है। क्या दोस्तों? नहीं हो रहा है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग बता सकें वह संसाधन जो किसी क्षेत्र में यानी बने हुए तो हैं, विद्यमान तो हैं परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। क्या दोस्तों? संभावी संसाधन कहलाते हैं। और दोस्तों जान लेते हैं, देखिए वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। क्या दोस्तों? जिनका सर्वेक्षण यानी जिनका उपयोग किया जा चुका है। वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। क्या दोस्तों? विकसित संसाधन कहते हैं या कहलाता है। देखिए प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान ना होने या पूरी तरह विकसित ना होने के कारण पहुंच के बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भंडार कहलाते हैं। दोस्तों इससे क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर भंडार क्या होते हैं, भंडार किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे। क्या बताएंगे? देखिए प्रकृति से उपलब्ध होने वाले वह सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या? मानव जो इंसान है तो उसकी क्या करते हैं? आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान ना होने या पूरी तरह विकसित ना होने के कारण पहुँच के बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भंडार कहलाते हैं। और दोस्तों जान लेते हैं, देखिए सतत क्या होगा? सतत। देखिए सतत
पोषणीय विकास इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुँचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। क्या दोस्तों? अवहेलना ना हो। तो दोस्तों ये क्या सतत पोषणीय विकास पूछ रहा है, यानी सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। क्या दोस्तों? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग क्या बताएंगे? देखिए सतत पोषणीय विकास, देखिए इस तरीके के विकास किया जाए। क्या? सतत पोषणीय विकास इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को ना हानि पहुँचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। क्या दोस्तों? अवहेलना ना हो, यानी जो हमारा पर्यावरण है तो उसमें कोई हानि ना हो, तब वर्तमान में जो नए चीज़ों का विकास हो रहा है तो उन पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। और दोस्तों क्या है? देखिए संसाधन नियोजन। दोस्तों क्वेश्चन इसी से आएगा कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं या क्या है। तो दोस्तों संसाधन नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीक, क्या? ऐसी तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। क्या? सुनिश्चित किया जा सके तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संसाधन नियोजन। क्या कहलाते हैं? संसाधन नियोजन कहलाते हैं। देखिए ऐसे उपयोग अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, क्या? संसाधन नियोजन कहलाते हैं। और दोस्तों संसाधन संरक्षण संसाधनों का न्यायसंगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय ना हो। क्या? अपव्यय ना हो। और दोस्तों जान लेते हैं, देखिए भूमि निम्नीकरण। दोस्तों भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? दोस्तों इससे क्वेश्चन आएगा कि भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं। दोस्तों विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना, क्या? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। विभिन्न प्राकृतिक, दोस्तों विभिन्न जो प्राकृतिक है, विभिन्न यानी जो प्राकृतिक, तो विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय यानी जो मानव ने बनाया, तो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि योग्य ना रह पाना। क्या दोस्तों? कृषि योग्य ना रह पाना, जैसे कि हल होता है हल, और दोस्तों जैसे कि अब ट्रैक्टर से जो होता है ट्रैक्टर से, तो दोस्तों उससे खेत जोता जाता है, लेकिन उसके कारण अगर जो कोई हानि हो जाए दोस्तों, ये भूमि वो लायक ना हो कि जैसे कि उसकी जो भूमि होती है, मृदा जो होती है दोस्तों फसल उगाने की काबिल ना हो, दोस्तों ख़राब हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि योग्य न रह पाना क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। और दोस्तों जान लेते हैं कि क्या क्या है। दोस्तों इससे और क्वेश्चन आएगा कि निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? देखिए वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो तो क्या कहलाता है? निवल। क्या कहलाता है? निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। और दोस्तों कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? कुल बोया गया क्षेत्र, दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकते हैं इससे कि कुल बोया गया क्षेत्र क्या है। दोस्तों शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना। क्या दोस्तों? जो प्रति जो भूमि पड़ी रहती है तो उसको क्या जोड़ना, यानी कुल बोया गया क्षेत्र। देखिए शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना। क्या दोस्तों? प्रति जो भूमि पड़ी है तो उसको भी जोड़ लेना। और दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर प्रति भूमि किसे कहते हैं? क्या? प्रति जो भूमि है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है तो उसे क्या? प्रतिभूमि कहलाता है। क्या?
प्रतिभूमि कहलाता है। यानी वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती, क्या दोस्तों, खेती नहीं की जाती है। जैसे कि बाबा दादा लोग थे हमारे, तो क्या दोस्तों कि बहुत सी खेती पड़ी रहती थी दोस्तों, उसमें खेती नहीं करते थे दोस्तों। क्या होता था कि खेती नहीं की जाती थी तथा खाली छोड़ दिया जाता था, तो दोस्तों वो सरकार की हो जाती थी दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, प्रतिभूमि कहते हैं, प्रतिभूमि कहलाता है। और दोस्तों हम जानेंगे कि बंजर भूमि किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, बंजर भूमि किसे कहते हैं। देखिए, वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती है तथा जो पहाड़ी, रेतीली अथवा दलदली होती है। क्या दोस्तों, रेतीली अथवा दलदली, यानी उसमें बहुत दलदल होता तथा दोस्तों क्या होता है, रेतीली होती है। वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार, दोस्तों गेहूं अगर जो बोया जाए या क्या है कि धान लगाया जाए तो दोस्तों कुछ उसमें पैदा ही ना हो, यानी उसमें कुछ अनाज ही ना हो दोस्तों, क्या हो, वो बंजर भूमि होती है। क्या दोस्तों, बंजर भूमि होती है। तथा पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, रेतीली अथवा दलदली होती है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि लैटराइट मृदा क्या होता है। मृदा के मतलब मिट्टी दोस्तों, लैटेराइट। क्या दोस्तों, लैटेराइट। कुछ बुकों में दोस्तों लैटेराइट भी दिया गया है दोस्तों। लैटेराइट मृदा क्या होती है। देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, क्या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा होता है। क्या दोस्तों, निर्मित, यानी जो अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा, तो दोस्तों अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है तो दोस्तों तेजी से कटाव, यानी पानी के साथ बह जाते हैं, तो निर्मित मृदा, क्या इसे निर्मित मृदा भी कहते हैं दोस्तों। ये क्या होगी, लैटेराइट मृदा हो गया। और दोस्तों मृदा अपर्दन किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, हम जान लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक, क्या दोस्तों, प्राकृतिक, तो दोस्तों प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा एक स्थान से हटना। क्या दोस्तों, प्राकृतिक, जैसे कि मान लेते हैं कि प्राकृतिक द्वारा, जैसे कि हो गया कि जैसे बारिश हो रही, बारिश अचानक से हो रही और उसके द्वारा क्या मिट्टी का कटाव हो रहा है। क्या दोस्तों, मिट्टी का कटाव हो रहा है, यानी बह जा रही है, तो दोस्तों मृदा अपर्दन उसी को कहते हैं। प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा एक स्थान से हटना तथा दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। उत्खात भूमि दोस्तों, उत्खात भूमि जानते हैं, उत्खात भूमि किसे कहते हैं। देखिए, प्रवाहित, क्या दोस्तों, प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपर्दन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। दोस्तों उत्खात भूमि किसे कहते हैं। देखिए, प्रवाहित जल, क्या दोस्तों, प्रवाहित, जैसे खेत में प्रवाहित किया गया जल, तो दोस्तों प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपर्दन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। दोस्तों क्या, उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अभी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। और दोस्तों ये चैनल दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड के दृष्टि से। और दोस्तों आप सभी लोग, ये तो कुछ थे यानी महत्वपूर्ण बिंदु, और दोस्तों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो दोस्तों ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लें। जी हाँ दोस्तों, इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएंगे बोर्ड परीक्षा में। और दोस्तों अभी आपके बहुविकल्पी तथा अतिलघु उत्तरी प्रश्न तथा लघु उत्तरी प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्न जरूर हम दोस्तों इस लेकर के आएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को अभी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और दोस्तों वंदे मातरम।